मॉस्को के ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में पुतिन ने 33 शब्दों में शपथ ली। ये वही जगह है जहां रूस के जार परिवार के 3 राजाओं अलेक्जेंडर II, अलेक्जेंडर III और निकोलस II की ताजपोशी हुई थी। शपथ के बाद पुतिन ने कहा, हम और मजबूत होंगे। हम उन देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करेंगे जो हमें दुश्मन समझते हैं। मैं जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। रूस में 15 से 17 मार्च को हुए चुनाव में पुतिन को 88% वोट मिले थे, तो वहीं उनके विरोधी निकोले खारितोनोव को सिर्फ 4% वोट मिले थे। शपथ लेने से पहले पुतिन ने रूस के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अध्यक्ष वैलेरी जॉर्किन से हाथ मिलाया। पुतिन की शपथ और राष्ट्रगान के बाद सेना ने उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी। क्रेमलिन में एक भव्य समारोह में शपथ लेकर 71 साल के पुतिन ने अपने 5वें कार्यकाल की शुरुआत की है। पुतिन ने ऐसे समय में रूसी राष्ट्रपति का पद 5वीं बार संभाला है जब उन पर देश में विपक्ष को कुचलने का आरोप लग रहा है और पश्चिम के साथ टकराव काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। रूस की सत्ता में लगातार मजबूत होते रहे पुतिन के सामने अपने इस कार्यकाल में कई तरह की चुनौतियां होंगी। खास तौर से यूक्रेन में युद्ध का संकट उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है। और इस पर चर्चा करने के लिए जेएस सोडी विदेश मामलों के जानकार हैं, संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजीव जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। अब संजीव जी, 5वीं बार शपथ ली है पुतिन ने। ऐसे में अगर हम रूस की बात करते हैं, जहां एक तरफ यूक्रेन के साथ लगातार युद्ध चल रहा है, 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, आने वाले कार्यकाल में किस तरह की चुनौतियां हैं पुतिन के सामने? देखिए, रशिया यूक्रेन का बीच का जो युद्ध है, ये राष्ट्रपति पुतिन की सबसे बड़ी चुनौती है और उन्हें इस युद्ध में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। जैसा कि वो उन्होंने अनुमान लगाया था कि ये युद्ध वो शुरुआती ही दौर में ही जीत लेंगे, लेकिन जाहिर है कि ये जो युद्ध उन्होंने छेड़ा, उसके माध्यम से उन्होंने नेटो के वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश की और उसके बाद नेटो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। और चूंकि ये जो युद्ध है, ये महाशक्तियों के बीच में लड़ा जा रहा है, परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा जा रहा है। इसी वजह से ये युद्ध लगातार जारी है और एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता यूरोपियन थिएटर में चल रही है। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन को जाहिर है कि इसमें अपेक्षित सफलता अभी तक नहीं मिली है। लेकिन ये जो चुनौती है, जो नेटो और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से वर्चस्व की जो एक की प्रतिद्वंदिता चल रही है, ये इनकी सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी जो चुनौती है कि युद्ध के शुरू होने के बाद जिस तरीके से रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए और उसके बाद से रशिया को अनेक तरीके की दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, वो उसको सस्टेन करना। और हालांकि मैं ये अवश्य कहूंगा कि डिस्पाइट जो सारे सैंक्शंस के, रशिया ने अपनी इकोनॉमी को अपने मित्र राष्ट्रों के माध्यम से, और जाहिर है कि जिसमें भारत भी शामिल रहा है, उसने अपनी इकोनॉमी को बेहतर तरीके से मैनेज किया है और रशिया एक संकल्पबद्ध तरीके से ये युद्ध लड़ रहा है। तीसरी एक जो चुनौती है, मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि रशिया को चूंकि अमेरिका और नेटो के विरुद्ध अकेले दम पर अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, इसी वजह से आने वाले समय में रशिया अब अपने जो संबंध है वो अपने अन्य एलाइज के साथ और गहरा करने की कोशिश करेगा, जिसमें कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, जिनके साथ जो संबंधों में अब एक गहराई देखी जा रही है। बेलारूस जैसे राष्ट्रों के साथ पहले ही उसके अच्छे संबंध रहे हैं और वहां पर उन्होंने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी तैनात कर दिए हैं। तो ये जो एक ध्रुवीकरण की जो प्रक्रिया है, वो आने वाले समय में और अधिक तेज हो सकती है, जो कि एक नए शीत युद्ध का खतरा पैदा करेगी, जहां एक तरफ चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, बेलारूस, सीरिया जैसे राष्ट्र एक पक्ष में आते हुए दिखाई देंगे, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं और उसके जो कुछ पार्टनर्स हैं, वो एक पक्ष में आते दिखाई देंगे। तो ये जो वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है, वो लगातार जारी रहेगी। चाइना भी बेहद महत्वाकांक्षी राष्ट्र है और चाइना भी अमेरिका की हेजिमोनी को चैलेंज करने की कोशिश करता है और ऐसा लगता है कि अब चाइना, रशिया और अन्य जो जो एंटी यूएस जो देश हैं, वो साथ में मिल करके अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं उसको चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। और इसी वजह से आप देखिए तो हथियारों की होड़ बढ़ रही है। जो आर्म्स कंट्रोल को लेकर के जो रिजीम्स थी वो टूट रही हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी रही हो,
यूएस और रशिया के बीच में, चाहे वो न्यू स्टार्ट टीटी रही हो, सभी जो टूटती हुई बिखरती हुई नजर आ रही हैं और विश्वास का संकट गहरा रहा है। तो आने वाले समय में क्योंकि विश्व में एक एक ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन तेज गति से बढ़ेगा, ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन जो अपने एलाइज की तरफ और अधिक तेज गति से जो है अपने कदम बढ़ाएंगे और वो साथ में अन्य एलाइज के साथ मिलकर के अमेरिका और नेटो को चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी एक जो चुनौती है आने वाले समय में, एक जो पोलराइजेशन की, ध्रुवीकरण की और एक नए शीत युद्ध की, वो भी मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि ऐसी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है और जो कि विश्व के लिए चिंता का विषय है। ठीक है, ये विश्व के लिए चिंता का विषय है, लेकिन जयेश सोढी साहब, पुतिन पर लगातार आरोप लगता रहा अपने ही देश में विपक्ष को खत्म करने का या विपक्ष को कुचलने का, लेकिन ऐसे में हमने तमाम जो प्रयास किए गए यूक्रेन को लेकर रूस की तरफ से, या जो तमाम स्ट्रेटजीज थी जमीनी स्तर पर, वो उतनी कारगर साबित नहीं हुई। युद्ध को लेकर भी जो प्रेडिक्शन किया गया और जो उम्मीदें थी पुतिन को, वो भी पूरी तरह से खत्म हो गई, वो भी पूरी तरह से फेल हो गई। जो युद्ध उनकी नज़र में 6 महीने या बहुत ज़्यादा 8-9 महीने तक खिंचने वाला था, अब 2 साल हो गए हैं, लेकिन लगातार यूक्रेन भी डटा है रशिया के सामने। जयंत अनन्या जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। 25 दिसंबर 1991 को जब सोवियत संघ 15 छोटे देशों में टूटा और उसमें रूस सबसे बड़ा देश बन के उभरा, तब से लेके आज तक, पहले 8 साल को छोड़ के 1999 से लेके अब 2024 तक लगातार राष्ट्रपति पुतिन ने या प्रधानमंत्री की कैपेसिटी में या राष्ट्रपति की कैपेसिटी में रूस के ऊपर शासन किया है। और इन जो 25 सालों में लगातार इन्होंने शासन किया, इसमें राष्ट्रपति पुतिन ने 5 बड़ी युद्धें लड़ी हैं, जिसमें चेचनिया, क्रीमिया, जॉर्जिया, सीरिया और यूक्रेन है। जहां तक यूक्रेन की बात है, मैं मानता हूं कि शुरू में रूस को वो सफलता नहीं मिली क्योंकि रूस ने एक बहुत भारी गलती की कि उसने लालच किया कीव के ऊपर कब्जा करने का। लेकिन आज की तारीख में रूस यूक्रेन के 17% जमीन पे कब्जा किए हुए है। पिछले हफ्ते ही अमेरिका की पेंटागन ने रिपोर्ट निकाली है कि इस साल जब सर्दियां आएंगी तब तक यूक्रेन ये युद्ध हार जाएगा, क्योंकि उन्हें रूस को शुरू में वो सफलता नहीं मिली, बाद में उन्होंने अपने कई प्लान चेंज किए और उसकी वजह से डॉनबास के इलाके में ये पूरी तरह से अच्छी तरह से एंट्रेंच हो रखे हैं। तो जहां तक यूक्रेन की बात है, शुरू में सफलता ना मिलते हुए लेकिन अब वो विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, जैसे अभी इसी साल 17 जनवरी 2024 को यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस सेक्रेटरी ग्रांट शैप्स ने एक बयान दिया कि अगले 5 साल में कई नए युद्ध के मोर्चे खुलेंगे और इन सारे नए युद्ध के मोर्चों के पीछे 4 ही देश होंगे, रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान। और ये बयान बिल्कुल सही और सटीक साबित हो रहा है जैसे जैसे वक्त निकल रहा है। तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। पूरी दुनिया में अगर किसी देश के नेता को सबसे ज्यादा युद्ध का अनुभव है तो वो है राष्ट्रपति पुतिन, जैसे मैंने पहले बताया, वो 5 युद्धों का लेकिन इन अनुभवों के बावजूद भी क्या यूक्रेन को लेकर वो सही आकलन नहीं कर पाए? अब क्या यूक्रेन को जो तमाम देशों से मदद मिलती रही उसकी वजह से ये स्थितियां हुई कि ये युद्ध इतना लंबा खिंच गया? बिल्कुल अनन्या जी, आपने सही कहा कि शुरू में रूस से बहुत भारी गलती हुई। उनसे भारी गलती क्या हुई कि वो कीव की लालच के लिए आगे बढ़ चले। अगर वो डॉनबास इलाके तक ही उन्होंने अपने जंग को सीमित रखा होता, ये जंग 7 से 10 दिन में उन्होंने जीत जाना था, क्योंकि जंग को जीतने में एक जो अहम भूमिका होती है वो होती है लोगों की इच्छा या विल ऑफ द पीपल। और डॉनबास के इलाके की 90% आबादी पूरी रूस की तरफ है, वहां पे रूसी भाषा बोली जाती है। लेकिन ये बहुत भारी गलती हुई। दूसरी भारी गलती रूस से ये हुई कि उन्होंने जब ये जंग शुरू की तब फरवरी का महीना था, 24 फरवरी, बर्फ गिरी हुई थी और उनकी जो बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक्स थे उन्हें सड़कों पे चलना पड़ा, वो क्रॉस कंट्री नहीं पे जा सके और जिसकी वजह से वो सिटिंग टारगेट बन गए यूक्रेन के लिए। तो शुरू में उन्हें जो असफलता मिली, बाद में उन्होंने डॉनबास से अपना जो कब्जा कर लिया और अब उनकी जो डॉनबास इलाके पे पकड़ है वो बहुत मजबूत हो रखी है। और अमेरिका और नाटो ने भी कई बार यूक्रेन को बोला है कि वो रूस के साथ समझौता करें, क्योंकि रूस इस युद्ध को इस साल के सर्दियां आने तक डेफिनेटली विजय प्राप्त कर लेगा। क्या लग रहा है संजीव श्रीवास्तव जी, जिस बात को लेकर जयेश सोढी साहब कह रहे हैं कि इस बार
सर्दियां आने तक रूस को सफलता हासिल हो जाएगी? जो मंसूबे हैं रूस के, जिस तरह से युद्ध जो है वो किया जा रहा है, और वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि लगभग 17 से 18% जो रूस का कब्जा जो है वो यूक्रेन में है। लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि 5वीं बार अगर पुतिन शपथ ले रहे हैं, 5वीं बार उन्होंने देश की कमान संभाली है रूस की, तो इसका दुनिया भर में क्या प्रभाव पड़ेगा? कैसे इस शपथ ग्रहण के बाद दुनिया भर से जो तमाम रिश्ते हैं, चाहे वो भारत के साथ होता, चाहे तमाम और देशों के साथ हो, वो कैसे समीकरण बनेंगे या बिगड़ेंगे, या इसका असर क्या होगा? अनन्या जी, पहला जो आपका प्रश्न है, जहां तक ये इस युद्ध का प्रश्न है, मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये युद्ध आने वाले समय में भी जारी रहेगा। ये लंबे समय तक जारी रह सकता है और इस युद्ध में किसी की जीत और किसी की हार नहीं होने जा रही है, ये भी तय है। क्योंकि ये जो युद्ध है, ये वास्तविक रूप से देखें तो यूक्रेन और रशिया के बीच का युद्ध नहीं है। ये युद्ध परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट तरीके से महाशक्तियां लड़ रही हैं। जहां एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो है, वहीं दूसरी तरफ जो रशिया है। और ये जो युद्ध है, चूंकि राष्ट्रपति पुतिन ने नेटो के एक्सपेंशन के आधार पर उन्होंने ये यूक्रेन पर हमला किया था कि यूक्रेन को वो नेटो में शामिल नहीं होने देंगे, तो नेटो ने इसको अपने लिए एक चैलेंज के तौर पर लिया और नेटो इसी वजह से ये युद्ध है वो आगे भी लड़ेगा। और वो जो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को, नेटो इस बात को जानता है कि यदि राष्ट्रपति पुतिन को इस युद्ध में सफलता मिल जाती है, यदि यूक्रेन को वो पराजित कर लेते हैं, तो फिर राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन तक रुकने वाले नहीं है। फिर वो अन्य जो टेरिटरीज की तरफ बढ़ेंगे और जाहिर है कि पहले से ही वो धमकियां देते रहे हैं। अभी देखिए, इसी धमकी का असर ये हुआ है कि स्वीडन और फिनलैंड को जो रशिया ने लगातार जो धमकियां देने का कार्य किया, कि उन दोनों राष्ट्रों ने अपनी एक जो स्वतंत्र नीति थी, एक न्यूट्रलिटी वाली जो पॉलिसी थी, उसको त्यागते हुए नेटो की जाके शरण ले ली है और नेटो के सदस्यों की संख्या 32 हो गई है। और नेटो अपने आप को लगातार जो है मजबूत बना रहा है और डिफेंस पोस्चर मजबूत कर रहा है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ लगातार मजबूत की जा रही है। अभी एक पोलैंड में एक बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज, जो कि कोल्ड वॉर के बाद की अब तक की सबसे बड़ी जो एक्सरसाइज है, स्टेट फर्स्ट डिफेंडर 24, ये की जा रही है, जिसमें 90,000 जो है सोल्जर्स नेटो के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसको लेकर के भी रशिया की तरफ से बयान आ रहे हैं कि रशिया उसके बारे में भी अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहा है। तो ये जो लड़ाई है, ये चूंकि महाशक्तियां लड़ रही हैं, इसी वजह से इसमें जीत और हार नहीं होने जा रही है और ये लड़ाई लंबी चलेगी। और इसका एक ही मात्र सोल्यूशन है, जिसकी की बात भारत कहता रहा है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि बेहतर यही होगा कि विजडम प्रिवेल करे और पार्टीज जो है, महाशक्तियां जो है, यूक्रेन के साथ निगोशिएटिंग टेबल पर आए। यूक्रेन का जो इस्तेमाल अखाड़े के तौर पर किया जा रहा है, यूक्रेन के लीडर्स का इस्तेमाल, लेकिन फिर सवाल वही खड़ा होता है, जय सोडी साहब, जो संजीव श्रीवास्तव कह रहे हैं कि भाई आप नेगोशिएट करें, टेबल पर आए, बातचीत करें, लेकिन पिछले तमाम दौरों की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा निकला नहीं अभी तक। चाहे यूक्रेन की तरफ से हम जो पेशकश की गई हो बातचीत को लेकर, या फिर रूस की तरफ से, या तमाम मध्यस्थता के लिए देश भी सामने आए हो, जो कि कारगर नहीं रही। लेकिन ऐसे में जब रूस में एक बार फिर से कह सकते हैं कि पावर में अगर पुतिन आए हैं, तो इसका भारत के साथ संबंधों में, क्योंकि भारत एक तरफ अच्छी दोस्ती रूस के साथ भी रखता है, पुतिन के साथ रखता है, दूसरी तरफ अच्छी दोस्ती अमेरिका के साथ भी रखता है। लेकिन अगर हम अमेरिका और रूस की बात करते हैं तो दोनों के बीच क्लैशेस रहते हैं। ऐसे में भारत और रूस की दोस्ती को आप कैसे देखते हैं, एक बार फिर से अगर पुतिन ने कमान संभाली है रूस की? अनन्या जी, 21 दिसंबर 2011 को अमेरिकी राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने पिवट टू एशिया नामक पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसके तहत उन्होंने अधिकतर अमेरिकी सैनिकों को मिडिल ईस्ट से इंडो पैसिफिक रीजन में भेजा और उसके बाद से अमेरिका की नजदीकियां भारत की तरफ बढ़ने लग गई। और जैसे जैसे अमेरिका की नजदीकियां भारत की तरफ बढ़ने लग गई, वैसे वैसे रूस पाकिस्तान की तरफ होता गया। और अगर आज की हम तारीख में देखें तो रूस और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत अच्छी है, जो कि भारत के लिए खतरे की घंटी है। दूसरी बात अनन्या जी, जैसे जैसे ये युद्ध लंबा खिंच रहा है रूस यूक्रेन का, वैसे वैसे रूस चीन के चुंगल में फंस रहा है और रूस वही कर रहा है जो चीन कहेगा। तो आने वाले समय में मेरी राय में रूस और भारत की वो अटूट मित्रता नहीं रहेगी जो 2011 से पहले थी। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि 2035 में
ये अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर टू फ्रंट वॉर करेंगे भारत के ऊपर, और सारी सीमा रेखाएं, टाइम लाइंस इस 2035 के टू फ्रंट वॉर की तरफ जा रही हैं। हमारे पास सिर्फ 11 साल बचे हैं, और हमने देखा जब हमने 1971 की लड़ाई की थी, तब हमने कुछ महीने पहले रूस के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी। हमारे तब रूस के साथ अटूट दोस्ती थी, लेकिन अब ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि अमेरिका और भारत की दोस्ती को काउंटर करने के लिए रूस की नजदीकियां पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही हैं, जो कि हमारे लिए खतरे की घंटी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।